कहते हैं ना, कभी कभी रास्ते हमें दूसरी मंजिल की ओर ले जाते हैं और अक्सर उन रास्तों से वापस लौट पाना बेहद मुश्किल होता है। बंटी और सूरज घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी ट्रिप पर निकले थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। बचपन से लेकर अभी तक एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं था। खैर, आने वाले खतरे से अनजान दोनों दोस्त आगे बढ़े जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और रास्ता जंगल का था। उनकी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक और कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। सूरज कार चला रहा था और बंटी उसके बगल वाली सीट पर बैठकर बाहर घने अंधेरे को देख रहा था। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए बंटी सूरज से बोला, कितना डरावना जंगल है यार, कार थोड़ा स्पीड में चला। इस पर सूरज बोला, डर क्यों रहा है तू? मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। इतना बोलकर एक दफा सूरज ने भी रास्ते के किनारे जंगलों को अच्छे से देखा तो सच में जंगल कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे थे। लिहाजा सूरज ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। कार अपनी पूरी रफ्तार से रास्ते पर सरपट दौड़ रही थी। सूरज अभी कार चला ही रहा था कि तभी उसकी नजर आसमान पर गई। मौसम ने अपना रुख बदल लिया था। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, वहीं अब काले बादलों की गिरफ्त में था। वो दोनों दोस्त अभी बिगड़ते मौसम को देख ही रहे थे कि तभी रास्ते पर सरपट दौड़ती उनकी कार अचानक से बंद पड़ गई। कार को ऐसे बंद होता देख सूरज ने सही वक्त पर गाड़ी को रोड के एक साइड में कर लिया। सूरज ने गाड़ी रीस्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे कार किसी थके हुए शरीर की तरह बिस्तर में पड़ गई हो। जब चाबी घुमाने से भी बात नहीं बनी तो बंटी बोला, यार ये गाड़ी को क्या हो गया? अब भाई कहीं हमने घर वालों की बात ना मानकर गलती तो नहीं कर दी? इस पर सूरज ने जवाब दिया, क्या फालतू बात बोल रहा है तू? सिर्फ कार ही तो बंद पड़ी है, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ। इतना बोलकर बाहर जाने के लिए सूरज ने अभी गाड़ी का दरवाजा खोला ही था। इतने में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सूरज ने फट से गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। कहीं ना कहीं अब वो दोनों फंस चुके थे। सूरज लगातार कार के अंदर से ही इंजन स्टार्ट करने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर हर बार वो नाकाम साबित हो रहा था। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। कार में बहुत वक्त गुजार लेने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी, तब सूरज कार के अंदर से एक बार बाहर के माहौल का जायजा लिया। हालांकि अंधेरा बहुत होने की वजह से कुछ भी साफ नहीं था, मगर बीच बीच में चमकती बिजली की रोशनी में सूरज ने देखा कि उससे कुछ ही दूरी पर एक पुराना सा घर है। उस घर को देखकर सूरज बंटी से बोला, यार वो देख, वहाँ एक घर है, चल जाकर देखते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए। इस पर बंटी बोला, क्यों जाना है, कार में ही बैठते हैं ना, बारिश रुक जाएगी थोड़ी देर में। वैसे भी उस घर में जाना ठीक नहीं होगा। इस पर सूरज बोला, अभी तू पागल है क्या, जाकर देखते हैं। आखिरकार सूरज की जिद के आगे बंटी को झुकना ही पड़ा और वो दोनों कार से नीचे उतरकर भींगते भींगते उस पुराने से खंडर हो चुके घर की ओर दौड़ने लगे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर बंटी ने दरवाजा पीटा, मगर ये क्या, बंटी के हाथ मारने से दरवाजा अपने आप ही खुल गया। शायद पहले से ही खुला हुआ होगा। ये सोचकर वो दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। सूरज ने एक दो बार आवाजें भी लगाई, मगर उसकी आवाज के बदले ना कोई जवाब आया और ना ही कोई आदमी
तभी बंटी बोला, भाई लग रहा है यहाँ कोई नहीं रहता। जिस पर सूरज ने अपनी नजरें दौड़ाकर उस घर को चारों तरफ से देखते हुए बंटी से कहा, लग तो ऐसा ही रहा है। चलो अच्छा है, आज रात यहीं रुकते हैं हम लोग। वैसे भी कार स्टार्ट नहीं हो रही और बारिश भी बहुत तेज है। हालांकि बंटी को इस घर में रुकने का जरा भी मन नहीं था, मगर दूसरा कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा सबसे पहले उन दोनों ने एक कमरा ढूंढा और थोड़ा बहुत अपना कपड़ा सुखाने के बाद दोनों बिस्तर पर लेट गए। बारिश एक ही धुन में बरसे जा रही थी। वैसे तो कमरे में घना अंधेरा छाया हुआ था, मगर एक खिड़की खुली होने की वजह से बिजली चमकने की रोशनी बीच बीच में अंदर आ रही थी। सूरज सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर सो नहीं पा रहा था। पता नहीं क्यों बार बार सूरज को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उन दोनों के अलावा वहां कोई ना होकर भी है। और लाख कोशिशों के बावजूद भी जब सूरज की आंख नहीं लगी, तब वो बिस्तर पर से उठकर बैठा। उसने अपनी फोन की फ्लैशलाइट जलाई तो बंटी सो चुका था। सूरज पलंग पर से नीचे उतरा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। सूरज की कार बारिश में भीग रही थी। खिड़की पर खड़े खड़े सूरज अभी बाहर देख ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज ने दस्तक दिया, जैसे कोई किसी लकड़ी की चीज पर चोट कर रहा हो। आवाज सुनकर सूरज एकदम से चौंक गया, मगर ये देखना भी जरूरी था कि आखिर वो आवाज किस चीज की है। लिहाजा सूरज ने अपने फोन की फ्लैशलाइट को आगे किया और अपने कमरे से बाहर निकलकर उस खटपट की आवाज का पीछा करने लगा। फिलहाल सूरज दूसरी मंजिल के गलियारे में था और वो आवाज भी शायद दूसरी मंजिल से ही आ रही थी। किसी कमरे में से आवाज का पीछा करते करते सूरज जब एक कमरे के पास पहुंचा तो वो आवाज और ज्यादा तेज हो गई। सूरज समझ गया कि आवाज इसी कमरे में से आ रही है। वो झट से उस कमरे में घुस गया, मगर वो जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ कि वो आवाज अचानक ही बंद हो गई। सूरज को बड़ा अजीब लगा। उसने कमरे में टॉर्च घुमाकर चारों तरफ देखा भी, मगर उसे ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे आवाज आए। लिहाजा सूरज उस कमरे से बाहर निकल गया, मगर जैसे ही उसने उस कमरे के बाहर कदम रखा, वो आवाज फिर से शुरू हो गई। वो बेइंतहा घबरा गया। डरते डरते अभी वो पीछे मुड़ने का सोच ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी घबराहट कई गुना बढ़ गई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे पलटकर देख सके, मगर तभी पीछे से एक आवाज आई, सूरज क्या हुआ, तू यहाँ क्यों आ गया? सूरज पहचान गया कि ये आवाज बंटी की है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे बंटी खड़ा था। इस पर सूरज बोला, अबे तू है, पर तू तो सो रहा था ना, यहाँ कब आया? इस पर बंटी बोला, अभी मेरी आंख खुली तो तू बिस्तर पर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ आ गया। वो सब छोड़, बहुत नींद आ रही है, चल सो जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों दोस्त गलियारे से होकर अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। चलकर जब वो दोनों अपने कमरे के पास पहुंचे और सूरज ने जब अपना टॉर्च कमरे के अंदर की ओर मारा तो सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी बड़ी बातें करने वाला सूरज डर से कांपने लगा, क्योंकि बंटी बिस्तर पर आराम से सोया हुआ था। तो फिर सूरज के साथ कौन था? सूरज ने झट से अपने बगल में देखा, मगर बंटी उसके बगल में नहीं था।
वो तो आराम से बिस्तर पर सोया हुआ था। सूरज समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है, लिहाजा सूरज भागकर बंटी के पास गया और उसे सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर अब तक नींद से जाग चुका बंटी ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था नहीं रुकते यहाँ पर, चल वापस कार में, निकल यहाँ से। इस पर सहमति जताते हुए सूरज और बंटी उस घर से निकलने लगे। उस घर से निकलकर वो दोनों अपनी कार में पहुंचे और सूरज कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। एक बार में तो नहीं, मगर 2-3 बार चाबी घुमाने पर गाड़ी स्टार्ट हो गई। मगर ये क्या, स्टार्ट होने के बाद जहां गाड़ी को आगे बढ़ना चाहिए वहीं गाड़ी आगे ना बढ़ के उस घर की ओर बढ़ने लगी, जो कि काफी अजीब बात थी। मगर जैसे तैसे सूरज ने गाड़ी को अपने कंट्रोल में लिया और वो दोनों वहां से भाग निकले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक शाम की बात है, ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई जरूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू, सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था, मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा, रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊंगा। चूंकि रमन मेरा काफी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतजार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था, लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी,
वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने अपना फोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहां मुर्दाघर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था, पर यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पीना है। इस पर रमन बोला, वहां वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहां सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया, मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूँ। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूंगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था, ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहां आसपास उस मुर्दाघर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहाँ से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है?
और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दा घर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दाघर की तरफ जाने लगा और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दाघर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दाघर के अंदर चला गया। मगर यह कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला। बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।